आपके करियर में आपको क्या लगता है कि आप सबसे ज़्यादा रिस्की स्टेप कौन सा रहा है, लेकिन आपने वो रिस्क लिया लेकिन वो अच्छा निकला? हाँ, ऐसा कुछ है आपके? हाँ। सो कुलदीप भाई, लाइफ ना एक बहुत बड़ी रिस्क है और आपको वो रिस्क कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा लाइफ में। तो मैंने भी एक ऐसा रिस्क लिया। आई मीन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे से रिलेटेड है ना, और मेरे उसमें काम किया है इसने। तो क्या था कि है ना, मैंने जैसे इंजीनियरिंग करी 2009 में, तो मैं इंजीनियर था, मैं फील्ड इंजीनियर रहा था। तो मैं फिर एक दो साल के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। और क्यों लगा ऐसा कि लोग कैसे कहते थे कि हाँ यार प्रदीप, तू है ना बड़ा सोशलाइजेशन है, आप लोगों से बातचीत कर लेता है, तू क्लाइंट से भी बातचीत कर लेता है इजीली, क्लाइंट की चीज़ों को समझ लेता है, तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता है, तो क्यों ना तू मैनेजमेंट की फील्ड में जाए। तब फिर मैंने सोचा हाँ यार मेरे को आगे एमबीए करनी चाहिए, आगे मुझे उसी फील्ड में करना चाहिए। तो मुझे है ना बड़ा मतलब मैं इंजीनियर से फिर मैं प्रोजेक्ट लीड बन गया, मैनेजर बन गया, फिर प्रिंसिपल बन गया। तो इस तरीके से और फिर मेरे को ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल लोगों नहीं जाते हैं या उनको ग्रोथ नहीं मिलती है, उनको भी मिलती है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, ट्रांजिशन था। बट एनीवेज मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। रिस्क बहुत ज़्यादा था लेकिन ये काम कर गया मेरी लाइफ ये तो होता ही है। जैसे कि कोई टेक्निकल में है तो उसको लगेगा कि यार मैनेजमेंट साइड में अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पैसा है। हाँ। जो मैनेजमेंट में होता है उसको लगता है कि यार टेक्निकल साइड में काफ़ी अच्छा काम है, ग्रोइंग भी अच्छी हो रही है। तो ये तो खैर हर इंडिविजुअल पे अलग अलग सूट करता है। अब क्या है कि जैसे अगर अब लेकिन ना मेरे को बड़ा फ़ायदा मिलता है। मैं मैनेजरियल रोल में हूँ लेकिन मेरे को टेक्निकल चीज़ें काफ़ी समझ में आती है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है मैं बड़े इजीली समझ लेता हूँ कि अच्छा यार ये स्कोप है, ये टेक्निकल रहा होगा, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। तो मैं सेम लैंग्वेज में भी कस्टमर से बात कर सकता हूँ। वो सुनना चाहता है कि अच्छा यार आप इसको डिज़ाइनिंग फेज़ में आप कैसे लेकर के आए हो, या टेक्निकली आप इसमें क्या कर रहे हो, या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इंजीनियर हमें बताता है और हमें आगे कस्टमर को बतानी होती है। तो मैं क्या उसको इजीली ट्रांसलेट कर देता हूँ, आर्टिकुलेशन अच्छा हो जाता है मेरा, या उसमें मैं 4 बातें अपनी भी ऐड कर देता हूँ। वो टेक्निकल एंगल जोड़ते हैं, मैं बिजनेस एंगल भी जोड़ देता हूँ। फिर मैं कस्टमर को बताता हूँ जी ये टेक्निकल चैलेंजेस हैं, ये बिजनेस एंगल है इसके अंदर। तो इस तरीके से करके ये मेरे को काफ़ी ग्रोथ आगे लेकर के गया है। जैसे आपने बताया कि एक कंपनी में आपका टेन्योर काफ़ी कम रहा। हाँ जी, 3-4 महीने के आसपास ही रहा। तो क्या कहानी है उसके पीछे कि आपने 3-4 महीने के लिए कंपनी ज्वाइन करी, फिर क्या हुआ? कुलदीप भाई क्या था कि जैसे कि मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में था, तो मैं ना मतलब उसी एक टाइम पे एक ही तरह का काम कर रहा था मैं वहाँ पे, है ना। और जैसे कि वर्ल्ड ग्रो करने लग रहा है, क्लाउड के ऊपर जा रहा है, क्लाउडलेस जा रहा है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो मुझे लगा कहीं ना मुझे आगे है ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। मैं सेम टाइप का काम कर रहा था, तो कंफर्ट जोन में जब इंसान आ जाता है ना तो उसकी डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूँ अपने आप को। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि चलो क्यों ना एक किसी ऐसी छोटी मिड साइज की कंपनी में जाया जाए जहाँ पर कि मैं एक बड़ी टीम को लीड कर सकूँ और जो भी मेरा इंटरनेशनल या नेशनल एक्सपोजर है मैं उस कंपनी को दे पाऊँ ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए। तो फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, क्लाउड की एक और कंपनी थी, मैंने वहाँ नोएडा में आकर के ज्वाइन कर ली। वहाँ पे क्या था कि मेरे को क्लाउड का बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया। एक तो मैं प्रोग्राम हैंडल करने लग गया क्लाउड से रिलेटेड, मेरे को वहाँ पे एग्जीक्यूशन पता लग गया, मेरे को ये पता लग गया कि जो सॉफ्टवेयर जर्नी है और प्लस में जो क्लाउड के ऊपर ऑप्टिमाइजेशंस कैसे किस तरीके से होने चाहिए, क्लाउड के जो सोल्यूशनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से डील होते हैं। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा थी। 3-4 महीने का ही मेरा टेन्योर था और डेजिग्नेशन वाइज भी मेरे को अच्छा मिला, काफ़ी लोग रिपोर्ट भी और करने लग गए। तो मैंने लर्निंग पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया। लेकिन जब आप क्या होता है जब आप एक बड़ी कंपनी से निकल के थोड़ी सी मिड लेवल में आते हो ना तो जो प्रोसेस ट्रांजिशंस होते हैं ना वो आपको कभी सूट नहीं कर पाते हैं। तो मैं 3-4 महीने का जो टेन्योर था वो मेरा बड़ा पॉजिटिव था। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ उनको दे के भी आया अपने एक्सपोजर से कि हम क्लाइंट को किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं और बिज़नेस हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, या जो जर्नी है वो एग्जीक्यूशन की हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं उसको। और बस वो इंटरनल चैलेंजेस तो आपको पता ही रहते ही हैं जब आप एक बड़ी एमएनसी से निकल के एक छोटे से उसमें जब जाते हैं सेटअप पे, तो बस वही सारे चैलेंजेस थे। टेन्योर कम था बट इम्पैक्टफुल था।
इम्पैक्टफुल था। क्लाउड की लर्निंग आपकी वहीं से? ज़बरदस्त। मैंने वहाँ पे AWS सीखा, एज्योर सीखा, इनफैक्ट मेरे को वहाँ पे गूगल क्लाउड भी मैंने सीखा। मैंने एंड टू एंड भी सीखा वहाँ पे कि यार कैसे कैसे इंस्टेंसेस हैं, किस तरीके से सोल्यूशनिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की। मीडिया इंडस्ट्री सीखी मैंने वहाँ पे, है ना। एक होता है कि जैसे आप वीडियोज़ बनाते हैं तो वो बड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं, बड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो कैसे ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ सीखी मैंने क्लाउड से रिलेटेड, और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्लाउड के ऊपर। जैसे आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है प्रियंका जी, वो भी एमटेक है, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप खुद भी अब MBA PhD। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके घर में अभी एजुकेशन, क्योंकि आप जैसे गांव से आए थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पहले उस टाइम पे इतना ज़्यादा पढ़ाई का कुछ होता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कैसा माहौल आपके घर में एजुकेशन को लेके, कैसा माइंडसेट है आपके घर परिवार, जो गाँव में लोग हैं या फिर जो अभी दिल्ली में है, कैसा माहौल है पढ़ाई को लेके? कुलदीप भाई, अगर मैं आप थोड़ा सा और अपनी फैमिली के बारे में अगर आपको बताऊं ना, अब जैसे कि मेरी जो वाइफ है वो एमटेक है, और वो अभी दिल्ली सरकार के साथ में है ना, एज अ टीचर है वो, है ना। वो 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाती है, कंप्यूटर साइंस की। ओके। तो हालांकि मैं भी कंप्यूटर साइंस का था, वो पढ़ाती है जावा वावा। मेरे को वो, मैं जब इंजीनियरिंग करा था मेरे को कम समझ में आते थे, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में ज़्यादा आता था, बट वो नहीं था। चलो एनीवेज, मेरी फैमिली में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कुलदीप भाई अब धीरे धीरे करके है ना सरकारी सेवाओं की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे मेरी एक चाचा की बेटी है, वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री में चली गई है, वो भी सरकारी बन गई है। मेरे बुआ का लड़का जो है वो भी एक सरकार में ही, हाँ, हरियाणा सरकार में वर्किंग है। मेरे फादर इन लोगों के पास इनफैक्ट दो पोस्टें थी। इन 2 पोस्टें का मतलब हुआ कि पहले तो वो फ़ौज में थे, एयरफोर्स में थे, फिर वो हरियाणा एक मंत्रालय में सर्व करने लग गए। मेरे साले साहब भी है ना वायुसेना में एक बड़े अफसर हैं, और मेरी जो साली साहिबा हैं वो भी टीचर है। मेरी जो बड़ी सिस्टर था वो भी टीचर थी, और छोटी वाली जो है वो भी यहाँ पे गुड़गांव में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और स्कूल है, KR मंगलम, उसके अंदर वो लाइब्रेरियन है, वो भी पढ़ाती है बच्चों को। तो कहने का मतलब पढ़ाई का माहौल ना हमारे यहाँ पर पे शुरू से ही है। एक और बात मैं कुलदीप जी आपके इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, आप बढ़ोगे नहीं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब क्या होता है? आपकी सोच को विस्तृत करना, सोच को बढ़ावा देना। एक शब्द होता है रेनिसेंस। रेनिसेंस मतलब रीबर्थ। पढ़ाई आपको रीबर्थ कराती है। तो आपके मंच के माध्यम से मैं ये जो है ना लोगों को ये देना चाहता हूँ कि पढ़ो और अपनी सोच को विस्तृत करके जाओ। सोच विस्तृत करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे ही दूसरे ही उसमें चले जाओ, एकदम मॉडर्न कल्चर। हाँ, मॉडर्न कल्चर में चले जाओ। आप अपनी लेगेसी को लेकर के आओ और आप उसको है ना अप्लाई करो। और अगर आप सरकार के माध्यम से कुछ दे सकते हो इस देश को तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर के जाएगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। तो अपन इस स्लोगन को इस तरीके से बोल सकते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थोड़ा आंटी के बारे में बात करते हैं। हाँ। कि जैसे अंकल 2019 में अपने को छोड़ के चले गए। हाँ। तो आंटी ने आपके घर परिवार को कैसे संभाला, या आपके लाइफ और आपके करियर में उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? हाँ, सो मैं अगर अपनी माँ के बारे में बताऊं तो 2 शब्द हैं ऐसे। वैसे तो जो माँ होती है ना वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो आप, माँ ही होती है। लेकिन दयालु बहुत है मेरी माँ, है ना। दया भरी हुई है उनके अंदर। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ ना, तो मैं ना 10वीं की मैं आपको बात बताता हूँ कि मैंने 2003 में 10वीं करी थी कुलदीप भाई। घर छोटा हुआ करता था क्योंकि जॉइंट फैमिली टाइप की थी। मेरे पिताजी ही ब्रेड एंड बटर के थे, वही अर्निंग मेंबर थे। तो जब हमारे यहाँ पे रूल क्या था, आप रात को जल्दी सो जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, 4 बजे उठते। मेरी माँ मेरे को सुबह 4 बजे उठाती थी, वो रसोई में बैठ कर के गीता पढ़ती थी, और मैं अपना 10वीं के मेरे जो ये थे सब्जेक्ट वगैरह मैं उनकी तैयारी करता था। तो जितना संघर्ष मेरा है ना, उतना ही मेरी माँ का है। और जब आप देखते हो ना कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपकी माँ या आपके पिताजी संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको उस संघर्ष में मिठास आने लग जाती है, आपको और अच्छा लगता है ना। संघर्ष की भी कहीं परिभाषाएं या कहीं आप देखते हो तो कुछ संघर्ष आपको नेगेटिव ले जाते हैं, कुछ पॉजिटिव ले जाते हैं। तो मेरा जो संघर्ष था मेरी माँ ने, मैं देखता था कि वो भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, दोनों में पढ़ते थे। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक डेली का ये रूटीन हुआ करता। फिर वो अपने घर के काम में लग जाया करती थी, और छुपके है ना वो बहुत मेरे को पैसे देती थी। ट्यूशन के जैसे अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे 12वीं में हो गया था मैं, तो
कोई केमिस्ट्री का ट्यूशन है, कोई मैथ्स का ट्यूशन है, कोई फिजिक्स का ट्यूशन है। तो ऐसे करके है ना वो कहती थी ये 200 ये 2,500 रुपये ले, 200 सॉरी गलत कह गया, ये 2,500 रुपये ले ले, ये अपनी ट्यूशन की फ़ीस दे दियो। जैसे कि उन्होंने है ना, आप मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा विस्तृत भाव में आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। तो जैसे कि मेरी माँ को पैसे मिलते थे टीका करने के बाद अपने भाइयों से, उन पैसों को वो चाहती तो वो सूट ले सकती थी, बड़ी बड़ी चीज़ों में खर्च कर सकती थी, लेकिन वो पैसों को बचा के रखती थी कि वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करे, वो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ जाए। उसको पता था कि ट्यूशन की फ़ीस जानी है, तो उस पैसे को बचा के रखती थी। जहाँ से भी थोड़े से पैसे मिलते उसी की वो डब्बे में रख लिया करती थी, और फिर वो हमें दे दिया करती थी पीछे से कि हाँ भाई तू ये है और तू ये अपना खर्च कर ले, अपनी पढ़ाई की तरफ से वो ना रहो। हमें जब कभी कभी नए कपड़े चाहिए होते थे तो वो नए कपड़े ला करके दे दिया करती थी अपने आप ही, क्योंकि घर का ब्योत तो ऐसा ही था कि जब एक अकेला मेंबर कमाता है तो आपको पता ही है कुलदीप भाई की कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाथ तो टाइट रहता ही, हाथ हमेशा ही टाइट रहता है उसमें। लेकिन मेरी माँ ने मेरा बड़ा योगदान दिया है। 2019 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया था उस टाइम पे, थोड़ा मतलब आज भी नहीं भूल पाया हूँ। आप उस थोड़े की परिभाषा आप देख लो कि मतलब मेरे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी हुए हैं उस तरीके से। मेरी माँ को मैं जहाँ छोड़ करके जाता था ना वो वहीं पे ही रोती रहती थी। तो 6 महीने के बाद थोड़ा उनको होश आया कि भाई कि मेरा परिवार है और वो है। एक दिन मेरी माँ ने चाय पे है ना रोते रोते मुझे कहा कि तेरे पिताजी चले गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तेरी माँ है और तेरी माँ ना तेरे साथ में रहेगी यहाँ पे। और फिर लगा कि हाँ यार एक छत दोबारा बन रही है अब मेरी दोबारा वापसी से। और जब वो मतलब माँ का कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। माँ है, माँ मतलब मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं जब आपके इस मंच पे सुबह सुबह आया तो उन्होंने मेरे को है ना टीका लगा करके मेरे को प्यार दही खिलाई है। सोचो मतलब उनके लिए इंटरव्यू का क्या मतलब होता है ना कि भाई तू अच्छे से बोलना, बात करना, अपने बारे में अपने पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में खुश होते हैं। हाँ। चाहे वो कितनी भी से कितनी बड़ी छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हाँ। उनके लिए वो अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि आपके 2 सिस्टर्स हैं। हाँ जी। तो आजकल वो कहाँ पर हैं और उनका भी, वो आपसे बड़ी हैं छोटी हैं और हाँ, आपकी लाइफ में उनका क्या रोल बताता हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, उनका नाम है संचिता। मैं उनको कभी नाम से नहीं बुलाता, एक तो बड़ी बहन है और वो बड़ी दयालु है। वो बिल्कुल मेरी माँ की एक दूसरी कॉपी है, एक टाइप की। जब भी मेरे पास में मैं बड़ा स्ट्रेस में होता हूँ या कोई बात होती है तो मैं बताता हूँ, फ़ोन करता हूँ कि बहन ऐसा है, तो वो बताती है, ज्ञान देती है मेरे को कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो जैसे कि कहते हैं ना बड़ी बहन एक माँ के बराबर की दर्जा होता है, तो मैं और मेरी वाइफ ना उनको उस तरीके से ट्रीट करते हैं। वो भी हमें बहुत समझाती रहती है कि भाई ये ना ये समय ऐसा है, ये हो सकता है आने वाला टाइम तेरे लिए और अच्छा होगा और अभी परेशान मत हो। जब मेरे पिताजी गए तो उनका भी बहुत ज़्यादा, वो बहुत समझाती थी मेरे को, परेशान मत हो, ये ऐसे जो गर्म दिन होते हैं वो अच्छे दिनों में कन्वर्ट हो जाते हैं और होंगे तेरे साथ में, तू मेहनत कर, तू जैसे करता आ रहा है करते नहीं जाता है। और मैंने ना उसके अंदर बड़ा दया भाव बहुत ज़्यादा देखा है मेरे प्रति। मैं थोड़ा सा बीमार भी हो जाता हूँ तो भी फ़ोन करके भाई ऐसे कर ले, रेमेडी है, वीडियो भेजती रहती है कि भाई ये वाली रेमेडी कर ले, ये वाली रेमेडी कर ले। तो बड़ा, ये फिर मेरी छोटी बहन है कविता, वो बहुत नटखट है, बड़ी अच्छी है। उसका छोटे, हाँ वो मेरे से छोटी है, उसका बड़ा प्रेम है मेरे अंदर भी। वो भी मेरे से बात करके पूछती रहती है कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वैसे नहीं। वो थोड़ी नटखट सी नेचर की है वहाँ पे, और सुंदर बहुत है दोनों मेरी बहनें। और उसकी बड़ी वाली की शादी है ना लक्ष्मी नगर के पार है ना, वहाँ उधर रह रही हैं वो, और छोटी वाली गुड़गांव में ही है यहाँ पे। वो भी दोनों मेरे जिया जी बड़े अच्छे हैं। प्रदीप है उनका भी नाम, मेरे बड़े वाले जिया जी का, वो बैंक मैनेजर है। छोटे वाले है ना एक MNC कंपनी में काम करते हैं। बड़े वालों के जो फादर इन लॉ थे वो RBI में थे, वो भी बड़े अच्छे उन पे रहे हैं। जो छोटे वाले के जो फैमिली हैं वो भी काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, वो थोड़ा पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इस तरह मेरी दोनों बहन मेरी सेटल डाउन है। थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगा, जो मेरे इन लॉज़ हैं
वो एक तरह से बोलते हैं ना कि बून है मेरे लिए। जैसे मेरे फादर इन लॉ है, जब मेरे पिताजी गए यहाँ से तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा मैं हूँ तेरा बाप, मैं हूँ, मतलब मैं तेरे को संभालूंगा, कोई भी तेरी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तू मेरे पास में आना। और उन्होंने बिल्कुल मेरे पिताजी का, मैं कोई प्रॉब्लम होती है उनको बताता हूँ। मेरी सास तो बिल्कुल एकदम, सास नहीं कह सकते, एक होती है सासू माँ, तो सासू आप हटा दो, माँ लगाओ आप उसको, वो इस तरीके की है, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो भी बड़ी सारी चीज़ें समझाती रहती हैं कि बेटा देखो पति पत्नी में कभी कभी है ना नोक झोंक हो जाती रहती है, आपको किस तरीके से करना है। और मेरे फादर ने तो बड़ी अच्छी मोरल वैल्यूज़ मेरी वाइफ को दी है कि परिवार को परिवार समझना बेटे। और वो बल्कि है ना हंसते हंसते बोलते हैं प्रदीप को तंग नहीं करेगी तू, प्रदीप को अगर तू तंग करेगी ना तो फिर तू देख लियो, तू यहाँ पे नहीं आना तेरे को यहाँ पे। और ऐसे मेरे साले और मेरी वो हैं, चलो वो तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बिजी हैं, बट वो भी वेरी नाइस, वेरी काइंड। तो हर तरीके से मेरे पास में है ना परिवार की तरफ से मैं बड़ा अच्छा सक्षम हूँ। मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाची जी हैं, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मेरे एक्सटेंडेड भाई बहन हैं। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं ना हम नाचते ही रहते हैं वहाँ शादियों में, करते मतलब खूब मज़ा आता है, खूब हंसी मजाक करते हैं। फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब हम सारे वेल टू डू हो गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है एक रेखा से नीचे चले गए हो, नहीं वो नहीं है, सब हम वेल टू डू आ गए हैं। सबके पास में अपना अच्छा है, गाँव में सबके पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं, सब लोग अच्छा कमाने लग रहे हैं। सो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। और जो हमारे बड़े बूढ़े मेरे दादाजी वगैरह जो थे उनका आशीर्वाद, मैं तो कहता हूँ आज तक जैसा बना हुआ है ऐसा ही बना रहे हैं हमारे ऊपर। हम उसी नीयत से, उसी ईमानदारी से हम करते हुए रहें। कुलदीप भाई, मेरे इस मंच के माध्यम से है ना एक और लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बड़े और बूढ़ों के ऊपर ना आप पूरा आप उनको जो दे सकते हो ना आप दो। मेरे पिताजी 2019 में चले गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है आज कि क्या कर सकता था मैं उनके लिए, मैं क्या कर दूं उनके लिए। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनके भी माँ बाप अभी हैं आप उनकी सेवा करो। बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं चाहिए, आप उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। आप उनके साथ चाय नहीं पीते हो, आप बैठो, पूछो माँ कैसी है, पिताजी कैसे हो, मैं क्या करूँ आपके लिए। उनके साथ बैठोगे ना, वही मरहम है उनके लिए, वही दवा है उनके लिए, वही दुआ है उनके लिए, सब कुछ यही है। मुझे एहसास है मेरे पिताजी जाने के बाद में ऐसा लगता है मैं क्या कर दूं उनके लिए, मैं क्या कर सकता था। पहले मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, मैं लगभग 7-8 हज़ार रुपये कमाता था। अब मेरी तनख्वाह बहुत है, अब मैं लाखों में कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है। मैं कैसे करूँ उसको। लगता है कि उन्होंने इतने संघर्षपूर्ण जीवन जिया है, क्या पता आज मैं उनको इतने अच्छे कपड़े दिलवाता, अच्छी जगह घुमाता, हमें हवाई जहाज़ों का सफ़र कराता। मैं अपनी माँ को कराता हूँ हवाई जहाज़ों का सफ़र, ताकि मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि इनके पिताजी चले गए हैं तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, और ऐसे करते हुए। लेकिन मैं आपके इसी मन से फिर से कहना चाहता हूँ कि जिनके माँ बाप हैं आप उनकी सेवा करो, उनके साथ बैठो, उनको टाइम दो, बस ये एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपके यहाँ से। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी देखा है। हाँ जी। तो ये हो सकता है लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है आपके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड भी हो, कि जब भी आपके सामने कभी कोई टफ डिसीजन लेना हो, हाँ जी, तो आप वो कैसे लेते हो, मतलब कैसे डिसाइड करते हो मुझे किधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कैसे क्या करते हो आप? कुलदीप भाई, ये ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक है। मैं सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि है ना मैं एक प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहा हूँ, मैं एक फैमिली लाइफ भी जी रहा हूँ। सो फैमिली का थॉट प्रोसेस अलग है, और जैसे प्रोफेशनलिज्म का भी थॉट प्रोसेस है ना अलग रहता है। लेकिन जब भी कोई ऐसी टफ सिचुएशन आती है ना कुलदीप भाई, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले से एनालिसिस करता हूँ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और उस मेरे डिसीजन से नुकसान नहीं होना चाहिए कभी किसी का, है ना। चाहे वो मेरी टीम की बात हो, चाहे मेरे प्रोजेक्ट्स की बात हो, चाहे मेरी फैमिली की बात हो, तो मैं उसको पूरी तरीके से ना 360 डिग्री अप्रोच यूज़ करता हूँ। 360 डिग्री देखता हूँ उसको कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, फिर ही मैं उसको वो लेता हूँ, फिर मैं डिसीज़न लेता हूँ। बस किसी का नुकसान ना हो, ये मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो मैं इस तरीके से आंकलन करता हूँ सिचुएशंस को जो टफ रहती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले लूं कि जिसकी वजह से मेरा तो फायदा हो जाए, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। हाँ, मैं उस तरीके से बिल्कुल मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा ही रहता है। अच्छा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डिसिप्लिन और एक होता है फ्रीडम। हाँ, आपके लिए क्या मायने रखते हैं, मतलब आपके हिसाब से डिसिप्लिन की क्या डेफिनेशन और क्या इंपॉर्टेंस है, और सेम फ्रीडम। हाँ जी, कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें?
कुलदीप भाई, वैसे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, और ये ना ये सोसाइटियल थोड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार सक्सेस की परिभाषा सबकी अपनी अपनी अलग है। तो आप सक्सेस को तभी अचीव कर सकते हो जब आप डिसिप्लिन्ड हो। तो डिसिप्लिन तो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं फ्रीडम की बात करता हूँ ना, तो फ्रीडम भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा छोटा है, अभी मानविक शर्मा नाम है उसका, बेटा है 9 साल का है, गुड़िया मेरी 5 साल की है। तो अगर मैं एज अ पेरेंट्स, अभी जैसे 9-10 साल का हुआ है और मैं उसके हाथ में 16 प्रो मैक्स या 17 प्रो मैक्स दे देता हूँ, बोलता हूँ कि जा भाई ऐश कर, तो वो फ्रीडम का मिसयूज है। और एक और दूसरा एंगल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मेरा बेटा 8th-9th में होकर के मुझसे कहता है पापा मेरे को है ना नेशनल खेलना है योगा के अंदर, या उसको बैडमिंटन खेलना है, या उसको एरोबिक्स खेलना है इंटरनेशनल के ऊपर, तो क्या आप मेरे को वो फ्रीडम दोगे? तो वो एक दूसरे टाइप की फ्रीडम है, जहाँ मैं उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम कर रहा हूँ। मैं उसको फ्रीडम दे रहा हूँ कि बेटे आप जाओ, या बिटिया आप जाओ और अपने जीवन को जियो, है ना। और मैं फिर उसको मॉनिटर करूँ, कभी ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे पाथ पे निकल गए हों। तो बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है फ्रीडम को यूज़ करना और फ्रीडम को मिसयूज़ करना, मिसयूज़ और यूज़, तो बड़ा ही एक थिन लाइन डिफरेंस है। सो मेरे लिए फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन मॉनिटर के साथ में, बच्चों को स्पेशली बच्चों को। और ऐसा नहीं है ये बच्चों तक ही अब एप्लीकेबल है, बड़ों को भी। ऐसा नहीं है कि मैं एज अ बड़ा हूँ, हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो मैं डांट दूँ किसी को भी, मैं अपनी माँ से बदतमीजी से बात करूँ। अगर मैं आज अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं अपनी वाइफ की सुन नहीं रहा हूँ, मैं नहीं, या मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर की नहीं सुन रहा हूँ। वो फ्रीडम नहीं करनी है, वो फिर दूसरी चीज़ों में चली जाएगी आपकी, जो आपकी लगेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रीडम का यूज़ करना और फ्रीडम का मिसयूज़ करना, इसकी परिभाषा हमारे हमें क्लियर होनी चाहिए। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हाँ। या मतलब आपको फील हुआ कि यार मतलब मैं फेल हो गया एक तरीके हाँ, से? राइट। तो ऐसा कोई मोमेंट आया, और अगर आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। बिल्कुल। फेल होना बहुत ज़रूरी है कुलदीप भाई लाइफ में। जब तक आप फेल नहीं होंगे ना, तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप पानी के कितना ऊपर हो और कितना नीचे हो आप। करेक्ट। अगर आप फेल होकर के पूरा पानी में डूब जाते हो तो आपने इसका मतलब कुछ सीखा नहीं अपने जीवन से। और आप अगर फेल होने के बाद पानी के ऊपर रह के तैर जाते हो ना, तो इसका मतलब आपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे। मैं जब हुआवे कंपनी के साथ में था ना, तो मेरे को एक मौका मिला कि मैं एक बड़ी कंपनी के साथ में ऑन रोल पोजीशन पे जाऊं। वहाँ पे मैंने बहुत तैयारी करी उसकी, और उस समय ज़रूरत भी थी। मेरे पिताजी अकेले ब्रेड एंड बटर कमाने वाले थे और अर्निंग सब कुछ था वहाँ पे। मेरी फैमिली को पैसे की ज़रूरत भी थी उस टाइम पे, प्लस मेरी बड़ी बहन की शादी भी हुई थी, तो थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा क्रंच में चल रहे थे। तो मेरे को मैंने इंटरव्यू दिया और बड़े ही मतलब तैयारी करके दिया, लेकिन मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। अब क्या है ना, आप और हम सब जो हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब सपने टूटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि मैं फ़ेल हो गया ना, तो लिटरली बताऊँ आपको, आज आपकी दिल की बात बताता हूँ आपके मंच के माध्यम से, कि मेरे को रोना आया। और मैं अकेला बैठ करके टपर आंसू गिरने लग रहे, रुक ही नहीं रहे हैं आंसू, कि मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया, मेरे फैमिली को मेरी ज़रूरत थी। इस समय अगर ये अच्छी नौकरी मेरी लग जाती तो मैं कंट्रीब्यूशन करता अपनी फैमिली को क्यों करते हुए। फिर मैंने धीरे धीरे है ना उसको समझा कि ऐसा क्यों है, क्या फैक्टर है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। मैं 2 पार्ट कर सकता था वहाँ पे। एक तो मैं छोड़ छाड़ करके बोलता कि चल छोड़ो, और मैं ना अब दूसरा कोई काम धंधा चालू कर देता, मैं छोड़ो यार ये मेरे बस का नहीं है। या तो मैं वो उस तरफ चला जाता, या फिर मैं ऐसे सोचता कि नहीं यार पैसे कमाने का ना शॉर्टकट है, हम ये कर लेते हैं, हम वो करते हैं, जैसे कि युवा बच्चे भटक जाते हैं अपने राह से। मैंने दूसरा पाथ चुना। मैंने देखा कि यार मेरी कमियां क्या है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैंने ऐसा गलत क्या किया कि मैं आगे ना करूँ। तो मैंने अपनी जो कमियों को है ना, जो होल थे
उनको भरा मैंने अपनी कमियों को भरा धीरे धीरे करके, ताकि जब मुझे अगली अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसके अंदर एक अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। फिर विप्रो ने मेरे को कोर रोल के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैंने उसकी फिर से तैयारी करी। मैंने अपनी पिछली कमियों से मैं सीखने के बाद, और मेरी आदत है लिखने की, तो मैं ना लिखता हूँ। जब फेलियर होता है तो फेलियर के क्या कारण थे मैंने लिखा। और कुलदीप भाई, ये मेरा आजमाया हुआ एंगल है, अगर आप लिखते हो ना तो आपको याद रहता है कि आपकी कमियां क्या थी। मैं ना बोर्ड पे भी लिखता हूँ अभी जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों में फेल हो जाते हैं ना, अभी भी हम प्लानिंग करते हैं तो कभी कभी फेल हो गए तो लिखते हैं कि क्या क्या रहे थे। फिर मैंने उन कमियों को भरा, फिर मैंने इंटरव्यू दिया और बाय ग्रेस ऑफ द गॉड और आप जैसे भाइयों का प्यार जैसे रहा है तो मैं वो क्रैक कर पाया। सो पंच लाइन क्या है, दो रास्ते मिलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। या तो गिव अप कर दो या उससे कुछ सीख करके फिर आगे बढ़ो। तो मैं सीख करके आगे बढ़ा, वो मैंने अपनाया भाई। तो डॉक्टर साहब जैसे बताया कि आप बीटेक, एमबीए, पीएचडी इतने वेल क्वालिफाइड हो, तो आपको कभी किसी को मेंटोर भी आपने कभी काम किया या किसी को मेंटरशिप देने का मौका मिला हो? हाँ जी कुलदीप भाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नेचर ने कुछ दिया है तो आप उसको बांटो भी सही। अगर नेचर ने हमें इस लायक बनाया है या भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हमारे को कुछ दिया है उन्होंने, हालांकि हम इस लायक नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सके, लेकिन चलो आपने अच्छा सवाल किया है ये। तो मैं जो मेंटरशिप की बात मैं आपको बताऊं तो मैं ना फैमिली मेम्बर्स मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं बड़ा हूं जैसे, तो मैं उनको भी मेंटरशिप करता रहता हूं। जैसे कि 12th के बाद ये करो, और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए तो ये सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना आप इसको निकाल सकते हो। अगर तैयारी करनी है तो ऐसे करो, तो स्ट्रैटेजी बनानी है तो ऐसे बनाओ, आप फेलियर हो जाएगा तो डील ऐसे करनी है आपको उसके साथ में। ये तो चलो फैमिली की हो गया। जैसे कि मैंने PhD कर रखी है, तो बहुत सारे ऐसे ना बच्चे आते हैं, मैं बच्चा तो नहीं कहूँगा, रिसर्च स्कॉलर कहूँगा उनको, आते हैं वो पूछते हैं कि है ना हम आगे किस में करें हम रिसर्च, या कौन सी यूनिवर्सिटी से करें हम ऐसा, या कौन सा टॉपिक ऐसा हो सकता है हम वहाँ करें, या जो टॉपिक है उनके पास में तो वो पूछते हैं कि अच्छा इसमें हम गैप कैसे निकालें या हम इसको किस तरीके से आगे लीड करें। तो मैं उनको मेंटरशिप कर देता हूँ। तीसरा क्या है कुलदीप भाई की है ना, मेरी आदत रही है हमेशा बच्चों से बात करने की। तो यूनिवर्सिटीज़ ना मतलब बुलाती रहती हैं कि यार आप आ जाओ, या सेमिनार में मैं खुद भी इंटरेस्टेड होता हूँ बात करने में, क्योंकि युवा पीढ़ी को जब तक आप ज्ञान दर्शन नहीं दोगे ना, या आप उनको दिशा नहीं दोगे, उनको पता नहीं लगेगा कि उन्हें जाना कहाँ है। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना वो एक कच्चे घड़े की तरह है ना, कच्चा मटका होता है, तो उस कच्चे मटके को जो भी आप शेप दोगे ना वही शेप आ जाएगी उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, जब सेमिनार्स में जाता हूँ या गेस्ट लेक्चर देने के लिए जाता हूँ उनको, तो मैं उनको बताता हूँ कि अच्छा अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आप इस तरीके से आगे ये वाला कोर्स कर लो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, आप उस कंपनी के करियर पेज पे जाओ, या अपना कोई बड़ा सा लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। मैं इस तरीके से उनको मेंटरशिप स्टेज वाइज भी देता रहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी का मतलब जो हमारे कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो ऐसा लगता है कि नहीं ये वाली नौकरी तो हमें इजीली मिल जाएगी, हम तो इस पैसे के लायक हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि स्किल एनहेंसमेंट, स्किल बढ़ाओगे ना तो दाम अपने आप लगने लग जाएगा आपका। तो स्किल ऐड करनी है अपने छतरी के अंदर, अपनी अम्ब्रेला के अंदर स्किल ऐड करनी है। स्किल ऐड करोगे पैसा अपने आप ऐड हो जाएगा। डोंट गो फॉर मनी, गो फॉर स्किल। तो ये इस तरीके से मेंटरशिप करता हूँ। एक छोटा सा और चीज़ बताऊँगा, मैं अभी जिस कंपनी में कार्यरत हूँ अभी, तो उसी कंपनी में एक गुड़िया है, एक लड़की है, उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि है ना मेरे को भी बिट्स पिलानी से MBA करनी है, तो क्या आप मेरे को मेंटरशिप दोगे। तो मैं अपने बिजी शेड्यूल में से उसको भी पूरा टाइम देता हूँ। फिर वो अभी बिट्स पिलानी से MBA कर रही है, सो मैं हर सब्जेक्ट के बारे में वो मेरे से डील करती रहती है कि यार हम कैसे करें, हम किस तरीके से करें, ये इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं सीखूं क्या इससे। मार्क्स ना, गेटिंग मार्क्स एंड गेटिंग नॉलेज बोथ आर डिफरेंट थिंग। करेक्ट। मार्क्स आप लेके आ सकते हो, लेकिन नॉलेज का क्या पैटर्न है वो आपको एक मेंटर बताएगा कि आप इससे क्या नॉलेज लो, आप इसको कैसे यूज़ कर पाओगे आगे लाइफ में। तो करेक्ट। और आपके पास अगर किसी चीज़ के आप SME हो, आप किसी चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, तो आप जब तक उसको किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है उसके कुछ भी। समाज के अंदर अगर अपने को किसी चीज़ की नॉलेज है तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। नॉलेज के लिए तो वैसे ही बोलते हैं कि जितना आप नॉलेज शेयर करोगे उतनी नॉलेज आपकी खुद की भी बढ़ती है। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ कुलदीप भाई। अभी बात करते हैं आजकल के यूथ की और अपने कल्चर की।
तो जो आजकल का यूथ है उसको अपने कल्चर से इमोशनली कैसे कनेक्ट रहना चाहिए? कुलदीप भाई, हम देश में रहें या हम विदेश में रहें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी वैल्यूज़ को अपने साथ में कैरी करना चाहिए। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी विदेश गए हुए थे, मुझे एक अवसर मिला, मेरी कंपनी की तरफ से गया हुआ था, तो मेरे बच्चे भी जिद करने लग गए कि अब हम भी जाएंगे, चलो वो भी चले गए। हालांकि मैं डिस्क्लोज कर दूं, वो अपने खर्चे पे गए थे। तो फिर वो वहाँ गए ना, तो वहाँ जाने के बाद में मेरे बेटे की मतलब किसी एक ऑस्ट्रेलियन वालों से किसी से बात हुई। तो जब मेरा बेटा वापसी आ रहा था तो मेरे बेटे ने ना उनके पाँव को टच किया, तो उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने हमारे पाँव को क्यों टच किया? तो मैंने कहा कि ये मतलब ही जस्ट नीड ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स चाहता है। तो मैं, मेरे हिसाब से हम देश में रहें या विदेश में रहें, हमें अपनी लेगेसी को जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप अभी जैसे दुबई के टूर पे गए थे, हाँ जी, तो वहाँ की कोई खास मेमोरीज आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, मेरे को है ना वहाँ पे मुलाकात हुई। मैंने देखा, मैं वहाँ पे मॉल ऑफ एमिरेट्स में था, मैंने एकदम अचानक से देखा, मैंने कहा ये ऐसा लग रहा है जैसे ऋषि कपूर की, जो हमारे लेट ऋषि कपूर जी हैं, उनकी वो जो वाइफ है नीतू कपूर, मुझे उस जैसी दिखाई दी। मैंने थोड़ा सा आवाज भी देने की कोशिश करी तो वो थोड़ा पलटी भी, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो वही है। मैं फिर भागता आ गया कुलदीप भाई वहाँ पे। मैंने उनसे कहा कि आप ही नीतू कपूर जी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ, क्या मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर सकता हूँ अपने फ़ोन में? और वो बिल्कुल डाउन टू दी अर्थ थी। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते आप कैप्चर। और वो रुकी, और रुकने के बाद उसने ना, मैंने सेल्फी ली। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो जितनी बड़ी सुपरस्टार हैं उतनी ही वो ग्राउंडेड भी हैं वहाँ पे। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरा उस दिन का दिन बना दिया था मेरा। तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ मेरे को उनसे मिलके। आपके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट, मेरे लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी थी। ऐसा तो कभी हम किसी से मिलेंगे नहीं, लेकिन चलो अकस्मात एक मुलाकात हुई और मुलाकात को हमने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। और ऐसे सरप्राइजेस अच्छे भी लगते हैं जब आप कुछ प्लानिंग करके नहीं जा रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो ऐसे आ जाए, तो फिर वो आपके माइंड में और आपके मेमोरी में। और हमारे इस पूरे डिस्कशन में आपने बहुत सारी फीमेल को ऐड किया, जैसे आपने अपनी माता जी, वाइफ, आपने अपनी सिस्टर्स को ऐड किया, मौसी जी हैं। जी। तो उसी टॉपिक को लेके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपकी क्या थॉट्स हैं? समाज में वुमेन को लेके आप कैसे, मतलब उनका जो प्रेजेंस है सोसाइटी के अंदर, उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या वुमेन को कैसे और एम्पावर किया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये, और मैं बड़ा सचेतना से इसका जवाब देना चाहूँगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ जिस भी लेवल पे आज मैं, जिस भी मुकाम तक आज मैं पहुँच पाया हूँ, उनमें है ना मेरी माँ का, मेरी पत्नी का, मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक परिवार का ही उद्देश्य है वुमेन्स को एम्पावर करना, ये इस समाज का भी एक उद्देश्य है। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा और इसको विस्तृत वे में कहना चाहता हूँ, हम पढ़ते क्यों हैं? ताकि हमारी सोच का दायरा बढ़ सके, ताकि हम उस सोच के दायरे में हम ये सोच सके कि पहले वुमेन्स को कुछ दिया नहीं जाता था, हमेशा लड़कों की तरफ ज्यादा वो रहता था, पुरुष प्रधान कहा जाता है हमारे इसको, लेकिन महिलाओं को कभी किसी भी फॉर्म में लिया नहीं दिया जाता था, या हम उनको कभी आगे भी नहीं रखते थे। लेकिन एक बात याद रखो, आपको एक महिला ने ही जन्म दिया है, एक महिला से आपकी शादी हुई है, और वो महिला ही एक आपकी ऐसी है जो आपके परिवार को आगे लेकर के जाती है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का जो संरचना एक महिला से ही हुई है। सो महिला का योगदान तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से फिलहाल फिर से कहना चाहूंगा, आपको उन सबको, उन औरतों को जो आपके घर में जो बाहर है, आपको उतनी ही इज्जत देनी है जितनी कि आप अपने घर की औरतों को देते हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने बेटे को भी सिखाता हूँ, बेटा आपके क्लास में आपके साथ जो पढ़ रहे हैं वो आपके दोस्त हैं, आपको कभी भी उसको किसी गलत नजर से नहीं देखना है, क्योंकि अगर आज आप गलत नजर से देखोगे तो कल को कोई आपकी बहन को भी गलत नजर से देख सकता है, तो आपको कैसा महसूस होएगा। प्लस अगर हम किसी की लड़की ले रहे हैं तो हमें अपनी लड़की किसी को देनी भी है ना, शादी होकर। सोचो अगर आप किसी
कि लाई हुई लड़की के साथ अगर कुछ बदतमीजी करते हो या कुछ अपेक्षा करते हो या कुछ और तरीके से उसको करते हो, तो आपकी बहन के साथ में क्या हो सकता है। तो इन सारे एंगल्स को हमें सोचना है। और ये कुलदीप बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है और मैं बड़ा सुचारू रूप से इसके ऊपर अपने आप को रखता हूँ। ये किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। पूरे समाज को इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, औरत को, एक वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं और कैसे वो जो फीमेल है वो इस सोसाइटी को और इम्प्रूव कर सकती है और कैसे वो अपना योगदान दे सकती है। उसके लिए भले ही चाहे उसका एजुकेशन से रिलेटेड हो या कुछ और तरीके से हम उसको एम्पावर कर सकते हैं। तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। छोटा सा एंगल और भी है। अभी जैसे हमने समाज में देखा कि बहुत सारे है ना अभी डाइवोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे एक ये पार्ट भी हमें देखने को मिल रहा है अभी। करेक्ट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें जो हमारी बहनें हैं उनको ये भी समझाने की जरूरत है कि फ्रीडम के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यूज करना और मिसयूज करना। तो मिसयूज नहीं करना है हमें। Correct. और अगर हमें किसी फैमिली में हम गए हुए हैं, अगर मेरी माता या मेरी बहन किसी फैमिली में गए हुए, तो हमें उस फैमिली परिवार को ऊपर लेकर के जाना है, ना कि हमें नीचे लेकर के आना है। और अडेप्टेशन तो एक हिस्सा ही है हमारे जीवन का, हमें अडेप्ट करना है सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरी बात हमें भी है ना, मैंने देखा है यूजुअली कुलदीप भाई कि जब हम अपनी चीजों को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों के घर से, दूसरों की लाइफ से, दूसरों के लाइफस्टाइल से, वहीं हमारे पास में ये डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। देखो वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। शांति का दामन हमेशा थाम के रखना है, पेशेंस हमें करके रखना है। ब्रह्मांड से आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, ये सत्य है। आप ब्रह्मांड से मांगोगे कि मुझे कामयाबी दे, तो ब्रह्मांड आपको कामयाबी जरूर देगा। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, और जो आपकी मांग है उससे समाज का भला भी होना चाहिए, तो ब्रह्मांड आपको पक्का वापसी देगा। करेक्ट। आज के पॉडकास्ट का फाइनल क्वेश्चन जी, आने वाले टाइम में अगर आप किसी सोशल कॉज से जुड़ना चाहो, किसी भी CSR एक्टिविटी से है उसमें, जिसमें कि आप अपना फुल टाइम कंट्रीब्यूशन देना चाहो आने वाले टाइम में, तो आप ऐसा कौन सा कॉज है जिसके साथ आप जुड़ना चाहोगे, और कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारी ऑडियंस के लिए आप देना चाहो तो प्लीज। कुलदीप भाई, मैं मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया आपने इसमें छोटे से इंटरव्यू में, कि बच्चे ना, जैसे हमारी युवा पीढ़ी दिशाहीन हो जाती है और वो नशे की तरफ चली जाती है, या उनको पता नहीं होता, या उनको ऐसा लगता है कि सक्सेस का तो बहुत शॉर्टकट है, हम छोटे टाइम में एक बड़ा पैसा या बड़ी उपाधि ले सकते हैं हम। तो मैं अपने फुल टाइम में सोशल कोज में मैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ जो आकर के अगर कोई हमसे राय लेना चाहता है या कोई मेंटरशिप लेना चाहता है, तो वो आकर के या अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहता है कि मेरे साथ में ये ऐसा हो रहा है, तो हम उसको सही दिशा में ले आएं। तो मैं ऐसा फुल टाइम एक प्लेटफॉर्म, कभी जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो इस टाइम का बताना चाहता हूं, ताकि मैं उन बच्चों को ज्ञान दे सकूं कि रास्ता ये है, ना कि रास्ता ये है। हमारे हाथ में किताबें होनी चाहिए, हमारे हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए। हमें समाज की तरफ देखना है, हमें वुमेन्स को एक अच्छी नज़रों से देखना है। वुमन हमारे घर की भी वही है और बाहर की भी वही है। तो मैं पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को इस पॉडकास्ट पे बुलाया और आपने है ना मेरे को एक छोटा सा मौका दिया अपनी बात को कहने का। तो मैं इस सारे उसको समापन में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अच्छा कर रहे हैं, हमें और भी अच्छा करना है। 4-5 चीज़ें हैं। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन्स की तरफ हमें जरूर ध्यान देना है, प्लस अपने बच्चों को वो लेगेसी देनी है जो मेरे माँ बाप ने मेरे को दी है कि हाँ, आप छोटों को छोटो, बड़े को बड़ो, नमन के साथ आपको हमेशा रहना है। अहम आपके अंदर होना नहीं चाहिए। अगर आप कल को कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, हमेशा अहम को नीचे रख करके बात करो। चौथा, आपको हमेशा सपने जरूर देखने हैं और उन सपनों को सही दिशा में लेकर के चला जाना है। तो इन्हीं 4-5 बातें मेरे पास में हैं अभी, तो मैं उन्हीं के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरीज और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी बातें हमारे साथ शेयर करी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, पूरा हरियाणवी टच देते हुए तो खासकर हरियाणा के लोगों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। और स्पेशली जो आपने बातें करी, जैसे कि हमें हमारे रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, हमें हमारी
कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है लाइफ के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आई थिंक एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। विदाउट एजुकेशन वी कांट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर और आवर सक्सेस। करेक्ट। तो लीगेसी है, एजुकेशन सिस्टम है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और जिस तरीके से आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी जो एजुकेशन की जो जर्नी जिसको कंटिन्यू रखा है, वो भी आई थिंक काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इतना टाइम आप अपनी जॉब के साथ में निकाल के, और आप MBA कर रहे हो, आप PhD कर रहे हो, तो आई थिंक ये सबके लिए लर्निंग्स हैं और सबको इस पे काम करना चाहिए। कुलदीप जी, बस मैं आखिरी में एक बात और कहना चाहूँगा। श्योर। जो आप अपनी प्रोफेशनल जो आप जो जिसमें फुल टाइम आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा आपने जो ये इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है YT सूरजगढ़ वाइब्स के नाम से, और जो आप ये मैसेज एक पूरे संसार को, या आप अपने रील्स के माध्यम से या अपने पॉडकास्ट के माध्यम से इस सोसाइटी को जो पहुंचा रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय कदम है। और मेरी सारे सब्सक्राइबर से या सब जो भी लोग इन वीडियो को देखें, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा, जो कुलदीप जी का चैनल है उसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें उसे, ताकि ये जो इतना सराहनीय काम करने लग रहे हैं ये बहुत ही ऊपर तक जाए और समाज को एक पॉजिटिव मैसेज मिले। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे एक विराम लेना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।